अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मज़े में हैं, तबीयत में मज़ाया मिल रही है, गुनाहों की सज़ा? सही है, ऐसा ही है। चलें सर, क्विकली रिवाइज करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा था, फिर आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने IFRS 8 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर IFRS 8 किसका नाम है? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि अलग अलग P&L की चीज़ें बताई जाएं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की। सही है सर। उसके लिए हमने कहा सर सबसे पहले हमारे पास इसका स्कोप है। स्कोप में क्या आता है? लिस्टेड कंपनीज और अबाउट टू बी, उनके एनुअल और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये अप्लाई होगा। सही है सर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था? क्राइटेरिया। व्हाट्स द क्राइटेरिया? हमने कहा कि उनके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि अपना रेवेन्यू करें और अपने एक्सपेंसेस करें। फिर दूसरी क्या क्राइटेरिया था सर? CODM। CODM कौन होता है? हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तीसरी चीज क्या थी? डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा सर एग्रीगेशन क्राइटेरिया। व्हाट इज एग्रीगेशन क्राइटेरिया? हमने कह दिया कि सर नेचर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो आपकी जो है सेम होनी चाहिए। नेचर का वर्ड क्या है? सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होना चाहिए, है ना सर। दूसरा नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम हो और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इसकी बेसिस पर हमने कहा था यूनिलीवर क्या करता है? पर्सनल केयर ब्रांड, साबुन, शैम्पू, क्रीम सब उसमें डाल देता है। होम केयर ब्रांड में है ना सर्फ एक्सेल, डोमेक्स, सनलाइट सब उसमें डाल देता है। फिर हमने और क्या पढ़ा था सर? हमने कहा था KNS के लिए भी CA सेम है। क्यों सेम है? हालांकि देखा जाए तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तो अलग अलग है। हमने कहा सर अलग अलग जरूर है लेकिन दोनों की नेचर सेम है। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर हमारे पास एक होता है क्वालिटेटिव थ्रेशोल्ड। व्हाट इज क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड? क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्या होता है? हमने कहा तीन बातें, तीनों में से एक भी पूरी हो जाए। पहले हमने कहा यूनिलीवर ने कहा मेरे कितने ब्रांड्स हैं? 22। बोला उन 22 को हमने 3 में कर दिया। अब उन 3 में से भी क्या सबको डिस्क्लोज करने? बोला नहीं। पहला जो है एग्रीगेट करने के बाद आपको क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड चाहिए। व्हाट इज क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड? सबसे उसका रेवेन्यू 10% और मोर ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेवेन्यू, वेरी गुड, ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स। ये हो गया, कर दो रिपोर्ट। अगर ये नहीं हुआ तो दूसरे आइटम में किसके पास जाओगे? उस सेगमेंट के एसेट्स, तमाम सेगमेंट्स के एसेट्स का 10% या उससे। तीसरा क्या था सर? P&L। उसके अंदर हमने कहा सबसे पहले सेगमेंट के प्रॉफिट्स लो, जिन सेगमेंट्स में प्रॉफिट है। जिन सेगमेंट्स में लॉस है उनके लॉस लो। फिर उसके किस पे जाओगे? हायर ऑफ। और उसका फिर कितने परसेंट लोगे? 10% लोगे, है ना सर? ऐसा ही है सर। फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था? 75% रूल। व्हाट इज 75% रूल? वाइल्ड कार्ड एंट्री। व्हाट इज वाइल्ड कार्ड एंट्री? 75। हमने कहा सर देखें 3 में से कोई एक क्राइटेरिया मीट हुआ, कर दिया रिपोर्टेबल। लेकिन जिनको आप रिपोर्टेबल कह रहे हो वो टोटल कंपनी की एक्सटर्नल सेल्स का कितने परसेंट होने चाहिए? 75% या उससे। अगर तो वो नहीं है तो फिर किसी और सेगमेंट को आपने जो है जो कि क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा उसको जबरदस्ती पकड़ के क्या बना देना है? रिपोर्टेबल सेगमेंट बना देना है। सही है सर। अगर 75% से लेस हुए तो ये हमने पढ़ा था कहाँ सर? पिछली क्लास में। फिर मैंने कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, किए? कौन से किए थे, दिए थे होमवर्क बताओ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताओ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं? सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बन रहे हैं हमारे पास वुड और वनीर। हमने कह दिया सर वुड और वनीर बन रहे हैं सबके। 75% रूल चेक किया था इसमें? कर लेना, वैसे आएगा, पूरा आएगा, ठीक है। अब आ जाए आना चाहिए वैसे, देख लो। सवाल इसी के साथ ही वाइल्ड कार्ड मिल जाएगा। करें ना 220 प्लस 56 डिवाइडेड बाई, बल्कि 220 प्लस 202 442 डिवाइडेड बाई 590 कितने परसेंट बन रहा है? 71.5। तो फिर इसका मतलब है किसी और को तुम्हें बनाना पड़ेगा इसमें।
तो किसको बनाओगे? अब देखो आइडियली हमने कहा अदर सेल्स या वेस्ट फर्नीचर, हमने कहा सर अदर सेल्स के ज़्यादा सेल्स हैं तो आइडियली 57 वाले को बनाना चाहिए, है ना सर? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक आइडियल केस है कि भाई आइडियली आपको इसको बनाना चाहिए। फिर आगे आते हैं, और कौन सा दिया था मैंने होमवर्क? 6 में क्या हो रहा है सर? सारे ही रिपोर्ट उसमें आ रहे हैं P&L की बेसिस पर, ऐसा ही है? चलें सर 7 हमने क्लास में किया था, हाँ जी। अब आ रहे हैं सर हम KSN TNS, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है KSA एंड TNS लिमिटेड। आ जाए सर, आ गए? ये उस जमाने की बात है जब मैं दोनों में पढ़ाता था, ताबानीज और KNS में, तो मैंने कहा यार कोई नाराज ना हो तो मैंने इस तरीके से। आ जाए KSN TNS लिमिटेड आ लिस्टेड कंपनी, सही है, इज एंगेज्ड इन केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 आर एज फॉलोज। सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी, वो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं सर? हम जो P&L लगाते हैं वो हम जितना मैक्सिमम प्रॉफिट पे नीचे की तरफ जा सकते हैं जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते तो हम ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें अगर यहाँ पर टैक्स और इंटरेस्ट होता तो फिर हम नेट प्रॉफिट पे जाते, लेकिन हमने कह दिया कि सर यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लें, निकालने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी यस। हमने कहा सर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। एक चीज पता चली है, वाइल्ड कार्ड मसले करेगा इसमें। सही है, एसेट्स आ गए हमारे पास, लाइबिलिटीज भी आ गई हैं। अब लाइबिलिटीज क्यों है इसको देखेंगे डिस्क्लोजर के लिए। कह रहा है इंटर सेगमेंट सेल बाई केमिकल्स टू पॉलिएस्टर एंड सोडा ऐश कितनी है भाई? 28 मिलियन एंड 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को भी क्या करोगे? इग्नोर करोगे। सही है, इसने कह दिया भाई 28 और 10 मिलियन इंटर सेगमेंट सेल्स है किसकी? केमिकल्स की। इसका मतलब है इस 1790 में ये 28 भी शामिल है और 10 भी शामिल है, ठीक है। फिर कह रहा है ये जो आखिरी पैराग्राफ है इसको भी छोड़ दो। अब इस सवाल को तुम लोग करोगे उसी तरीके से। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? क्राइटेरिया के निकालोगे, इसके बाद रिपोर्ट टेबल बनाओगे, फिर 75% रूल लगाओ, शुरू हो जाओ। मार्जिन को इग्नोर करना है, आखिरी पैराग्राफ को भी अभी इग्नोर करना है। चले सर आ जाए, सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं। पूरा सवाल हमारे सामने, हमने कहा सर ये सेल्स है, इस सेल्स में से हर सवाल में अब तक हमें इंटर सेगमेंट सेल्स अलग दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर इसने जो है यहाँ पर लाइन की सूरत में दे दी कि भाई 28 और 10 है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 30% है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना परसेंट है? 30% है। तो हमने कह दिया सर अगर ये चीज है तो फिर हम इसके बाद आए और हमने कहा सब बच्चे इधर देखेंगे, इसमें देंगे सर रिपोर्ट टेबल आपके पास कौन से बन रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स पे आते हैं हम। अगर आप देखें रेवेन्यू 2732 बन रहा है आपका, इसका टोटल, ये जो रेवेन्यू का टोटल है 2732 आ रहा है, पक्की बात है, सबका आ रहा है। रेवेन्यू का टोटल शुड बी 2732, सही है। ये हम कह देते हैं सर यहाँ पर कि ये है 2732। और हमने कहा एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 1152 नहीं आ रहा, सॉरी वो कितना आ रहा है? 1455, सही है 1455 हमने कह दिया भैया एसेट तुम्हारा टोटल है ना। ये लाइन थोड़ी सी पतली करते हैं हम, आ जाए। फिर हमने कह दिया सर प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं इन सबके, केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट्स के? 1150 आ रहे हैं। तो हमने कह दिया 1152 नहीं आ रहे? नहीं 50 है। पक्की बात है। तो हमने कह दिया 1038, ये आ रहा है 1038।
केमिकल्स का देखो, सवाल नहीं है तुम लोगों के पास। और सोडा ऐश का कितना है? 23 है सोडा ऐश का 60 है। जी। और हमने कह दिया तीसरे नंबर पे क्या है? पॉलिस्टर पॉलिस्टर का। 23 हाँ ये 23 है। कितना है सर ये? 23। चलो भाई, और सर ये 23 हो गया ना, अब आ जाएगा 1150। तो हमने कहा सर ये कितना हो गया? 1150। तो ये हो जाएगा पूरा आ जाए सर, ठीक है। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स मीट हो गए। रेवेन्यू 273.2, 145.5 और 115। हमने कहा सर अब इनकी बेसिस पर अगर हम जाएं, केमिकल्स के ऊपर आते हैं, सवाल में देखेंगे सब बच्चे क्या इसका रेवेन्यू की बेस पर है। रेवेन्यू कितना था सर हमारे पास थ्रेशोल्ड के हिसाब से? 273.2। तो 273.2 से तो ज्यादा ही है सर। सोडा ऐश कम है, पॉलिस्टर भी, पेंट्स भी कम है, और रेवेन्यू की बेस पे खाली एक बच्चा पास हो रहा है। वो कौन है? केमिकल्स। वो कौन है? ये केमिकल्स नजर आ रहा है आपको? फिर हमने कह दिया सर दूसरी तरफ एसिड की बेस पे 145.5 ये पास हो गया है ना। और कौन पास हुआ? हमने कहा सर एसिड की बेस पे ये भी पास हुआ। टेक्स्ट बॉक्स क्यों खुल गया भाई? तो ये दोनों पास हुए हैं सर इसकी बेस पे। बाकी हमने कह दिया सर, और कौन सा रुका है? सब रुक गए है ना। अगर हम यहाँ पर आए तो हमने कह दिया कि सर ये जो है ना हमारे पास सबके सभी रुक गए। हमने कहा 115 भी नहीं है, पेंट्स भी नहीं है। फिर आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पर जाएं, तो हमने कहा सब में प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट्स का टोटल कितना है? 11 और 115 से अब हमें देखना है। तो 115 के हिसाब से हमने कहा यही दोनों पास हो रहे हैं। कौन से? या हो रहे नहीं हो रहे? हम प्रॉफिट एंड लॉस का तो हमने यहीं पे किया था ना। 1038 बस केमिकल हो रहा है ना। तो अगर आप ये देखें मेरा बच्चा, तो रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कौन कौन से आ गए हमारे पास? केमिकल्स, सोडा ऐश, ऐसा ही है। पॉलिस्टर, पेंट्स अभी नहीं हुआ, फार्मा भी। यहां तक सब क्लियर है? कोई सवाल किसी का? पक्की बात है। अब सर आते हैं 75% रूल। 75% रूल की वर्किंग देखें, आ जाएं। टोटल सेल्स कितनी थी? 1790 उसकी थी, किसकी? केमिकल्स। सोडा ऐश की कितनी थी? ये 1790 में से हमने 38 किस चीज का माइनस किया? 38 तो वो 10 और 20 तक 10 और 20। हमने कहा 10 और 28 इंटरनल सेल्स माइनस की, क्योंकि 75% रूल क्या होता है? एक्सटर्नल सेल्स। जिनको तुम रिपोर्टेबल कह रहे हो उनकी एक्सटर्नल सेल्स, तमाम सेगमेंट की एक्सटर्नल सेल्स का 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हमने ये माइनस किया 216, और हमने कहा टोटल सेल्स कितनी थी? 27, 216 सोडा ऐश प्लस किया। ये केमिकल्स है और ये क्या है? सोडा ऐश, ठीक है। 273 टोटल सेल्स थी, उसमें से भी हम 38 माइनस करने। क्यों माइनस करने? इंटरनल सेल्स हमने माइनस कर दी है ना सर। इंटू 100 इंटू, तो हमने कहा कितना आ रहा है? अब सर इसका 75% रूल का एक फॉर्मूला भी हम लिख लें, अगर आप इजाजत दें तो। सही है। हमने कहा सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? हमने कहा कि सर इसका फॉर्मूला होगा रिपोर्टेबल सेगमेंट, मैं इसको RS लिख रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सटर्नल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस बेसिस पर हमने किया है। तो सर हमारे पास कितना आ रहा है? 73%। तो इसका मतलब है 75% रूल कंप्लाई नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे अब?
फार्मा को ऐड किसी भी एक क्वेश्चन ये नहीं कहा है, लेकिन हमने कहा भाई हायर सेल्स की बेस पर ही जाएंगे, तो हमारे पास हायर सेल्स में कौन सा आ रहा है फिर अगर आप देखें तो फार्मा है ना सर। अगर हम जाएं यहाँ पर तो हमने कह दिया हायर सेल्स में हमारे पास आ रहा है फार्मा। कितना आ रहा है? तो हमने कहा सर फार्मा जी आपको हमने कर दिया ऑन दी बेसिस ऑफ। अब अगर किसी को ये कॉपी करना है तो कॉपी कर सकता है, ये वाला भी अगर तो कॉपी करना है तो क्विकली। फिर हम आएंगे डिस्क्लोजर्स की तरफ। किसकी तरफ आएंगे? और डिस्क्लोजर पढ़ने के बाद हमने कहा कि हमने 95% ये कवर कर लेंगे, फिर इसके स्टडी टेक्स्ट के वो बचेंगे। अल्फाज, यस सबकी देखेंगे, आसान है। अब हम अगला काम करेंगे इसके डिस्क्लोजर्स। अब उसके लिए मैं चाहूँगा सब बच्चे अपने पास किताब खोल लें, किताब खोल लें मोबाइल में। वैसे तो हम वैसे भी करेंगे लेकिन मोबाइल में खोलने ज़्यादा अच्छा है। मेरी है आईकेप पे तभी हम आई नहीं है। चलिए सर अब आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास जो है सवाल था। अब हम जाने इसका डिस्क्लोजर। देखें डिस्क्लोजर में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो बोलता है कि जिनको तुमने रिपोर्टेबल सेगमेंट कहा है उनके बारे में मुझे डिटेल्स दो। अब डिटेल्स क्या हैं सब बच्चे इधर देखेंगे। हेडिंग देखें, डिस्क्लोजर की हेडिंग डाली है आपने, और ये डिस्क्लोजर का नाम भी दे सकते हैं। आपने कहता है IFRS 8 का है ना, तो हम इसका नाम दे देते हैं नंबर 8 और रिपोर्टेबल सेगमेंट। नाम क्या दे देंगे? अब सब बच्चे देना कॉपी, कोई नहीं, किताब तुम्हारे सामने, कुछ भी नहीं करना। हमारे पास रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कितने आ रहे थे? 3, केमिकल्स, सोडा ऐश और फार्मा। कॉपी भी करना है इसको लेकिन अभी नहीं। हमने कहा सर ये 3 आ रहे थे हमारे पास रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ठीक है। हमने कह दिया कि सर ये जो 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू बताना है। कितना है? 1752। कैसे 1752 है? हमने कहा सर देखें टोटल कितना था, इसमें से 38 की क्या थी? इंटरनल सेल्स थी, सही है। तो हमने कह दिया इसका रेवेन्यू कितना ले लिया हमने, और 38 की इंटरनल, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? बाकी इन सब की सोडा ऐश, फार्मा, इन दोनों की 216 और 252 की हमने एक्सटर्नल सेल्स उठाई। 216 252 है ना सर। तो हमने कह दिया सर ये हो गया। और अदर्स में क्या करेंगे सर? बाकियों को कंबाइन कर दिया। 474 की फिगर कैसे आई है? आपने कह दिया कि सर मैंने पॉलिस्टर और पेंट्स को टोटल करें 227 प्लस 247 474। तो हमने कह दिया सर ये आ गई अदर्स। अभी आ गया टोटल का कॉलम। टोटल एक्सटर्नल सेल्स कितनी है? 26, और इंटरनल रेवेन्यू कितना है, और टोटल सेल्स कितनी हो गई? 2732। यहाँ तक क्लियर है? दैट्स सिंपल। फार्मा का भी रिपोर्टेबल बनाया था हमने, इतना सिंपल है। यहाँ तक हम क्लियर है? अब आ जाते हैं सर अदर इन्फो। देखो पहले हम आए रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के रेवेन्यू पे आए, फिर हमने क्या क्या कहा? अदर इन्फो। अदर इन्फो पे आए हम। OE मतलब ऑपरेटिंग उठाए वही। इसके कितने थे? 63, 57 और 12। 63, 57 और उन दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन। कितना था? 23 प्लस 16 कितना हो गया? 39। टोटल कितना आ गया? 171। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? फिर हमने क्या किया सर? सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आते हैं। ये तुमने निकाला हुआ है ना सर? कहाँ है सर? ये निकाला है ना हमने ऊपर। केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा। कितना आ रहा है? 1038 प्लस और 60 और 19। हम आए, हमने कहा 1038 60 प्लस 19। यहाँ तक हम क्लियर हैं? फिर हम आते हैं सर ऊपर बाकी दो अदर्स। कौन से? पॉलिस्टर और 23 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? तो हमें इसको सही करना पड़ेगा ना। इसका टोटल देखो ये भी हो जाएगा 1150। क्लियर है?
जो रिपोर्टेबल नहीं है आप उसको अदर्स में डाल रहे हैं जी, उनको अदर्स में डाल देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि उनको अदर्स में डाल, सही है। फिर आ जाएंगे हम सेगमेंट एसेट्स, ये भी हमें गिवन है सवाल में, कहाँ है सर? कॉपी पेस्ट 637, 444 और 132, बाकी अदर में जाएंगे बाकी दो 115 और 217 कहाँ लेकर जाओगे? अदर्स में तो हमने कह दिया 240 637, 444 और 132, 242 है इसका सम और ये कितना हो गया? 242 242 हो गया इनका सम, सही है। तो 1455 हमारा हो गया टोटल, क्लियर है? पक्की बात है। लाइबिलिटी अब आ जाते हैं सेगमेंट लाइबिलिटीज। अब पता है लाइबिलिटीज क्यों दी हुई थी? डिस्क्लोजर में एप्लीकेबल डिस्क्लोजर के लिए 442, 335 335 और 98, और फिर हमने कह दिया कि सर 202, बाकी दोनों की प्लस हो गई 10। अब सर ये आपने कर लेना है कॉपी, ये वाला आपने डिस्क्लोजर क्या करना है? कॉपी कर लेना है। ये सवाल 8 नंबर का आता है, इसीलिए मुझे लगता है कि 8, क्योंकि ये डिस्क्लोजर 1 है, इसका डिस्क्लोजर 2 भी है, वो थोड़ा टेक्निकल है। मैंने कहा ये दोनों मिला करके 8 नंबर के लिए थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो आईकेप ने एक दफ़ा ये हरकत की है, तो हम सवाल भी देखेंगे पास पेपर में कि उसने डिस्क्लोजर बनाकर दे दिए और बोला इसकी गलतियाँ बताओ, एग्जामिनर कमेंट्स इसकी गलतियाँ बताओ, सही ना। तो अब हम वो डिस्क्लोजर की एरर्स तो टीआरसी चले गए पहले एफएम नहीं बेटा, वो डिस्क्लोजर इसने बनाकर दे दिया, उसने बीच में कोई चीज़ नहीं ली, भूल गया। एरर्स की बात तो एरर्स की कहीं बात छोड़ तो डिस्क्लोजर के अंदर एरर्स आइडेंटिफाई करें, वो पीआरसी वाला नहीं है। नहीं मैंने कहा टीआरसी में आप डालें वरना वो तो एफआईआर वर्जन है। चलें सर ये कॉपी करें। तो वैसे लगता है कि 8 नंबर के लिए आईकेप के हिसाब से थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन इसका क्योंकि टेस्टिंग लेवल 1 है तो 8 ही लिखेगा, तो इसलिए आईकेप ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आईकेप तुम्हें खुद बोल दे कि ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तुम्हें उसकी वर्किंग करने की जरूरत नहीं, अब जब डिस्क्लोजर बना दो, क्योंकि पहले वो तुमसे अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट की वर्किंग बनाए, पिछली क्लास में हमने क्या था ना, पास पेपर का एक क्वेश्चन, और वो 7 नंबर के लिए खाली उसने रिपोर्टेबल सेगमेंट करवाया था। अब देखो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट भी है, उसमें 75% रूल भी है, और फिर उसके बाद अगर सिर्फ डिस्क्लोजर के साथ हमें तब भी वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि जरूर उसके बगैर रिपोर्ट नहीं हो सकता है कि तुम्हें डेटा निकाल करके सारा बना करके दे दिए डिस्प्ले जो रिपोर्टेबल है, अब तुम जो है ना इसकी बेसिस पर डिस्क्लोजर बना दो, ये कर सकता है, कर लें जो लोग अभी कर लें, ताकि फिर हम इसके दूसरे पे जाएंगे। दूसरा थोड़ा टेक्निकल है, उसका पर्पस भी समझते हैं। ऑनलाइन वालों आप हमारे साथ हैं तो लिख दें सीसी। ईशान भी बैठा हुआ है और चलें सर, ईशान मैं बता दूं तो ऑनलाइन भी बैठा है, उम्र कैसी है ऑनलाइन बैठने की? चलें सर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास पहला डिस्क्लोजर है, बहुत सिंपल है, लेकिन अब मुझे एक सवाल है आप लोगों से, सबसे मासूमाना, सर क्या हमारे पास एक कंपनी के अंदर खाली ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ही होते हैं? नहीं, इसके अलावा सर हेड ऑफिस के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, उसके भी एसेट है ना, और कुछ ऐसे होंगे जो ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर पाए, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था लैब थी एक, है ना। अब सर आप देखें एक शेयर होल्डर है, आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं। आपने देखा यार ये एसेट 1455 आ रहे हैं, है ना, आपने कहा सर बैलेंस शीट में मैं जा रहा हूँ तो एसेट कुछ और ही है। आपने कहा लायबिलिटीज आ रही है 1097, बैलेंस शीट में जा रहा हूँ तो लायबिलिटी कुछ और सी है। तो आपने कहा यार ये तो सर दिस इज समथिंग के, मतलब मैं परेशान हूँ एज शेयर होल्डर। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि यार हो सकता है रेवेन्यू भी आपका मैच ना हो, और नहीं भी होगा, क्योंकि देखा ना आप 2732 कह रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सटर्नल सेल्स कितनी है ना, जो असल रेवेन्यू क्या होता है जो बाहर बेचा है हमने, है ना। तो बेसिकली उसने कहा इनकम स्टेटमेंट में 2694 आ रहा है, प्रॉफिट अलग आ रहा है, सही ना, एक्सपेंस अलग। तो एक शेयर होल्डर परेशान होगा यहाँ पे, वो बोलेगा ये रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है ना, ये वाला डिस्क्लोजर तो मुझे मिसगाइड कर रहा है। तो स्टैंडर्ड ने कहा यार मिसगाइड तो नहीं होने देंगे, इसीलिए अब हम एक बनाएंगे रिकंसीलिएशन। अब वो रिकंसीलिएशन क्या करेगी,
वो रिकंसिलिएशन हेल्प आउट करेगी हमें कि हम रिकंसाइल कर दें बैलेंस शीट और पीएनएल के साथ। अब इधर आ जाओ, रिकंसिलिएशन बिटवीन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकंसिलिएशन बिटवीन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये डिस्क्लोजर 2 है, इसको आप कह सकते हैं 8.1। सही है ना। असल शरारतें इसमें है, लेकिन इसके 2 कॉलम बिल्कुल आसान है। कौन से 2 कॉलम आसान है बताते हैं। सर हमने कह दिया एक रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है ना, इसमें आपने क्या किया, आपने ना रेवेन्यू के अंदर इन तीनों का ये टोटल रेवेन्यू ले लिया, प्लस करो ये तीनों 1790 प्लस 216 प्लस 252 प्लस करो जल्दी। डबल टू 58 ये ले लिया। सही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी तीनों का टोटल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, एसेट भी और लाइबिलिटीज भी। देखो पासिंग मार्क्स अप्रोच यही है कि सर अगर कभी कुछ फंसू भी ना तो मुझे ये पता हो रिपोर्टेबल सेगमेंट और अदर देन रिपोर्टेबल, तो और अदर्स तो तुमने वैसे ही किया हुआ है ना सर। अदर्स कहाँ किया हुआ है तुमने, ये 474 39 33 242 और 200, इसने यहाँ पर भी हमने कहा 33 दे देते। ठीक है, शुरू के 2 तो पास, यहाँ तक हम क्लियर है सर। तो पहला वाला छपाइए, इसके भी 2 कॉलम क्या है छपाइए, यहाँ तक हम क्लियर है। अब असल मकसद क्या है, मकसद को समझो। जो टोटल है ना एज पर एफएस होना चाहिए, ये टोटल क्या होना चाहिए, एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना चाहिए ये टोटल। सही है। अब हम इसके लिए तो हमने कहा सर सबसे पहले आसान एडजस्टमेंट करते हैं। सब बच्चे इधर आ, 38 माइनस कर रहा हूं। क्यों माइनस कर रहा हूं, इंटरनल सेल्स है, ये कंपनी की सेल्स नहीं है, एक सेगमेंट की दूसरे को सेल्स है। भाई कंपनी की सेल्स कितनी आएगी इनकम स्टेटमेंट में, 2694। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं सर टेक्निकल पार्ट पे। ये 11 जो है ना इसको समझते हैं, ये क्या है। आए पढ़ते हैं, पहले रुकें। अभी आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को समझेंगे। इसने ग्रॉस प्रॉफिट इतना कम कह रहा है, इंटर सेगमेंट सेल बाय पॉलिस्टर एंड सोडा ऐश इज 28 एंड 10 million respectively at a margin of 30%। तो इसका मतलब क्या है सर, हमने कह दिया कि सर ये जो चीजें हैं ना हमारे पास, ये क्या हैं, ये जो चीजें हमारे पास ये प्रॉफिट है। अब सुनिएगा, जब मैंने इंटर सेगमेंट सेल्स रिकॉर्ड की है केमिकल ने, तो क्या उसके ऊपर प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया होगा ना सर। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 38 है। और अगर एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप यूं समझे, मार्जिन है तो सेल्स के ऊपर आपने लगा लिया। सही है ना। आपने ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हमने कहा 38 का 30% कितना हुआ, तो ये हमने इसीलिए इसको किससे माइनस कर दिया, प्रॉफिट से। हमने कहा ये जो 11117 है ना, इसके अंदर 11 रुपए का अपना प्रॉफिट भी शामिल है, इसके अंदर 11 रुपए का। तो सर याद रखिएगा, जब भी सेल्स आएगी इंटर सेगमेंट तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट को भी एलिमिनेट करना होगा। इंटर सेगमेंट अगर मैं सेल्स रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट भी अपने पास लर्निंग आउटकम लिख लें। इन रिकंसिलिएशन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट corresponding profit in reconciliation always subtract corresponding profit from इंटर सेगमेंट सेल्स। सही है सर। तो याद रखना है, जब भी रिकंसिलिएशन बनाएंगे रेवेन्यू के साथ आपको किसको माइनस करना है, प्रॉफिट को भी माइनस करना है। ठीक है सर। अब यहां तक आते हैं, यहां तक सब क्लियर है। अब आते हैं सर एक और चीज, अब आखिरी पैराग्राफ की तरफ आ रहे हैं। क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस एक्सपेंस, KTLs head office expenses amounting to rupees
75 million which have not been allocated to any segment. Further, assets and liabilities of rupees 150 million and 27 million have not been reported in the assets and liabilities of any. अभी अदर एडजस्टमेंट वाला कॉलम भी आसान है, इधर देख ले भाई, सिंपल बताएगा कि वो कौन से जो है ना एक्सपेंसेज और वो हैं जिनको आपने कहीं डाला नहीं है ना। अब हमने कह दिया फाइनेंस की सैलरीज होंगी, आईटी की सैलरी होंगी, तो वो कितनी है। अब अगर मैं 75 से ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ाऊंगा तो क्या 75 से मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो ये मैंने कॉरस्पॉन्डिंग इनटू इसकी भी आएगी, 75 से एक्सपेंस 75 से प्रॉफिट। दूसरी तरफ एसेट 150 फाइनेंस डिपार्टमेंट के लैपटॉप से आईटी के पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेड ऑफिस में है ना, और उनकी लायबिलिटीज कितनी है। अब अगर आप जाएंगे और अब अगर आप ये वाला कॉलम मैच करेंगे ना, तो ये किससे टैली हो रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे। तो इसको सर फिर समझते हैं, देखें इसके 5 कॉलम है, टोटल वाला तो तुम लोगों को पता है सम हो के आएगा। जो शुरू के ये 2 कॉलम है कौन से, ये कैसे आएंगे, ये छपाई है ऊपर वाले से है ना, रिपोर्टेबल को मिलाना है नॉन रिपोर्टेबल। इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट्स वाला कॉलम कैसे आएगा, हमने कह दिया सर ये ऐसे आएगा क्योंकि इसमें आपको जो भी सेल होगी उसमें से कोरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट को कर देना है। अदर एडजस्टमेंट वाला कॉलम कैसे आएगा, उसके लिए वो हमेशा आपको डिटेल देगा। कौन सी डिटेल देगा, ये वाली के कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मैंने एलोकेट नहीं की है। तो अब इसको भी कॉपी कर लो 8.1। ये टेक्निकल है, ये सवाल, ये कॉन्सेप्चुअली आपका 95% स्टैंडर्ड खत्म हो गया कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिस अभी बाकी। कॉपी करेंगे वाला डिस्क्लोजर, रिकंसिलिएशन मुश्किल ये भी नहीं। हाँ 75 कर देंगे वापस राइट के पर तुम्हें माइनस, क्योंकि हमने कहा देखें ना हमें इसको पीएनएल से टाई करना है। तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कह रहे हैं 75 के ऐसे हैं जो किसी सेगमेंट में एलोकेट नहीं हुए, तो उन 75 के जब एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी तो कम होगा, तो प्रॉफिट भी एडजस्ट नहीं हुआ होगा, तो हमने प्रॉफिट भी माइनस किया। रिपोर्टेबल सेगमेंट पहला कॉलम, दूसरा अदर देन रिपोर्टेबल, जैसे एंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट जो है अदर एडजस्टमेंट, और आखिरी है टोटल एज पर एफएस। कॉपी करना है सुकून से, कर लिया कॉपी, आसान है ये, पक्की बात है। चलें सर अब एक और सवाल करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन आर ऑलरेडी परफेक्ट, ऐसा आ जाए सर। अगला ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, के से एन टीएनएस का दूसरा है। सवाल करेंगे आप लोग ये इसी तरीके से, सब कुछ है वही है। रिपोर्टेबल, सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं, रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई करें कौन कौन से इसमें रिपोर्टेबल है, और ये काम 5 मिनट में हो जाना चाहिए तुमसे। चलिए मेरा बच्चा बढ़े आगे, कौन कौन से इसमें बन रहे हैं रिपोर्टेबल। सर इसके अंदर अगर हम आएंगे तो हमारे पास रिपोर्टेबल बन रहे हैं केमिकल्स। अगर आप ये देखें क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स के हिसाब से यही बन रहा है 2470 का 10%, रेवेन्यू 404 का कितने परसेंट, 10%, और पीएनएल 90.9 ऐसा ही है। केमिकल्स का पीएनएल 1437, हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 93, 227, 144 और 38। तो हमने कह दिया 19। तो हमने कहा था इसकी बेसिस पर अगर हम जाएं तो ये आपके बन गए क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, ऐसा ही है। और इनकी बेसिस पर फिर कौन से रिपोर्टेबल बन रहे हैं, केमिकल्स, सोडा ऐश, केमिकल तीनों की बेसिस पर पड़ रहा है, सोडा ऐश एसिड की बेसिस पर, पॉलिस्टर एसिड और पीएनएल की बेसिस पर, ऐसा ही है। और 75% रूल चेक करना है, उसकी एक वर्किंग के अलग से मार्क्स होंगे। इसका कितना बन रहा है, 91 या 92%, क्या बन रहा है सर, 92%, ऐसा ही है। अब इसका डिस्क्लोजर होमवर्क के लिखें अपना। सर अब कल की क्लासों से सिर्फ प्रैक्टिस ही होगी हमारी, जो अगली क्लासेस होंगी उसमें 2 क्लासेस में और ये खत्म हो जाएगा। रिपोर्टेबल, ये आप चाहें तो इसको फोटो ले सकते हैं, लेकिन ये आप हजरात ने लाजमी घर पे करना है। माना कि आजकल पढ़ाई का मूड नहीं हो रहा होगा,
रिकंसिलिएशन का भी चाहें तो फोटो लेंगे, रिकंसिलिएशन बिटवीन ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड फाइनेंशियल। चले सर अब आ जाएं कुछ एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, बस स्टोरी टाइम पे आएंगे। क्या आदमी है भाई तू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ है? हम ऑटम 21 का एमसीक्यू कर चुके थे ये तो लास्ट क्लास में, है ना? ये तो क्या था? ऑटम 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दी। ये ऑटम देखो, इसको एमसीक्यू में भी जगह मिलती है, 3 अटेम्प्ट में एक दफा बड़ा सवाल आता है, बाकी एमसीक्यू में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ऑटम 22 का सवाल है बुक में। 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मे बी एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल सेगमेंट। क्या ये करेक्ट है? यस सर। An operating segment not fulfilling 10% thresholds may still be a reportable segment. कितने लोग कह रहे हैं यस है इसका जवाब भी, कितने लोग कह रहे हैं नो है? सर 75% रूल फिर क्या है? 10% लिखा हुआ है। तो भाई इसने कहा, अंग्रेजी कह रहा है अगर रिपोर्टेबल 10% नहीं है इसके बावजूद भी उसको रिपोर्टेबल बना सकते हैं। हमने कहा यस सर, तो इसका जवाब क्या है? बोथ आर करेक्ट। एग्जामिनर भी तेरा आंसर देख के ऐसे ही हंसेगा। एज पर IFRS Act, which 2 of the following disclosures apply to all entities including those entities that have a, बल्कि चलें आप लोग ये अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे, हम उसके बुक के बाद कर पाएंगे, इसको छोड़ दे। स्प्रिंग 24 का एमसीक्यू पे आ जाएं। IFRS 8 would applicable listed parent companies, separate financial as well as consolidated, separate financial only, consolidated only और audited? सेपरेट होती है सर, डिपेंड करेगा। इसमें नहीं आता, हमने पढ़ा था कि अगर दोनों साथ हो तो कंसोलिडेटेड। यही पढ़ा था। तो सही जवाब क्या है? A B C। सवाल में ये तो नहीं बताया कि दोनों साथ। इसने कहा लिस्टेड पेरेंट कंपनीज, मतलब पेरेंट कंपनी की होती है तो यूजुअली साथ ही छपती हैं। तो बताओ कौन सा इसका सही जवाब है? कितने लोग कह रहे हैं सी और कितने लोग कह रहे हैं ए? वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं। सही जवाब है सी। जब दोनों साथ हो पेरेंट की तो क्या होगा? सी। एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय IFRS 8 फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। बताएं जी। Segments reported external revenue is 10% among the combined external revenue. Segments net assets. सर क्या गलती है यहाँ पर? उसने एक्सटर्नल रेवेन्यू की बात कर दी, यहाँ पे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों है, और यहाँ पे किसकी बात कर दी? सारे एसेट्स होते हैं। नन ऑफ दी, ये अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे। आए सर, ये अच्छा एमसीक्यू नंबर 8 बताएं। Which 2 of the following would provide disclosures related to IFRS 8 in the financial statements? सी हो ही नहीं सकता। ए बी सही जवाब क्या है? ए और बी। लेकिन यहाँ पे सवाल तो इसका तो खाली एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो भी क्या हुआ भाई? तुम पे IFRS 8 अप्लाई हो रहा है, तुम पे IFRS 8 अप्लाई हो रहा है, तो तुम्हें रिकंसिलिएशन तो उसका सर देखें नॉन लिस्टेड पे तो क्या हो गया? स्ट्राइक ऑफ हो गया। हमने कहा नॉन लिस्टेड पे तो अप्लाई ही नहीं होगा। चलें सर, ये आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमने IFRS 8 पढ़ा है, अब हम क्विकली आ जाते हैं किस पे सर? और आज की क्लास के स्टोरी टाइम में हम बात करेंगे बिजनेस करने का शौक किस किस को है।
अब बिजनेस करने के कुछ हम ऐसी बातें करते हैं, एक तो नॉर्मल फायदे आपने सुने होंगे ना कि बिजनेस करो पैसा वैसा बहुत है ये वो ना, मैं अदर देन नॉर्मल जो आपने सुने होंगे ना, 2 फायदे और 2 नुकसान बताऊंगा बिजनेस करने के। एक तो नॉर्मल किताबें जो पढ़ी तुम्हारी ना बचपन में, तुमने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वगैरह पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन सर एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सही बात है। मतलब अभी मैं जॉब पे होता तो इस वक्त क्लास लेना बहुत मुश्किल था, ले भी रहा होता ना, पीछे क्या होती? टेंशन काम की नहीं इतने, अरे यार बॉस ने याद कर लिया, समझ रहे हो, कोई ये चीज़ हो गई, एक अजीब सी ना गिल्टी चोरी वाली फीलिंग आती है। मैंने ली हुई है क्लास है जॉब करते हुए भी, तो अंदर से क्या फीलिंग आती है? अंदर से गिल्टी वाली फीलिंग आती है। सही है। दूसरा फायदा क्या है सर? सारा पैसा अपना, किसी को बांटना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। आपका होराइजन बड़ा हो जाता है, आप बहुत दूर तक का नेचुरली सोचने चल सकते हो, क्योंकि आप मल्टीपल इतनी चीज़ों को देख रहे होते हो ना, तो आपका दिमाग क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो आप बहुत दूर तक देख रहे होते हो कि यार ये चीज़ क्या होती है, तो आप नेचुरली लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर देते हो। इसका इम्पैक्ट अभी नहीं, 10 साल बाद क्या आएगा, 5 साल बाद क्या आएगा। सही है ना? तो आपका होराइजन, ये 2 फायदे हैं। 2 नुकसानात क्या क्या हैं जो कि नॉर्मल लोग नहीं बताते? लॉस बहुत होता है, उसका पैसा होता है, छुट्टी नहीं होती है। अफेक्टिवली नहीं होती है। आप छुट्टी पे होते हुए भी, जैसे एम्प्लॉय होता है ना कि यार मैंने माशाल्लाह 2 हज किए, एक किया जब मैं एम्प्लॉय था और दूसरा मैंने किया जब मैं खुद की फर्म चला। एक जब मैं यूनिलीवर में था तब मैंने किया। आप यकीन माने मैंने लैपटॉप लेकर नहीं गया, मैंने कहा मोबाइल पे अवेलेबल कुछ काम हो तो करना, वरना यूनिलीवर में होता था कि हम अपने से अपना एक शेडो ढूंढना होता था, अपना एक पार्टनर जो कि आप छुट्टियों पे हो तो वो आपका काम देखे और वो छुट्टियों पे हो तो आप उसका काम देखें, वरना छुट्टी नहीं मिलती थी यूनिलीवर में। सही है ना? तो छुट्टियों पे गया मैं हज की, तो भाई मैंने उसको दिया काम, मैंने कहा तू देख, ज़्यादा कोई मसला बोलना नहीं तो हज पे चला गया। उसने देखा, लेकिन 22 में जब मैं गया तब मैं अपना काम माशाल्लाह शुरू कर चुका था। मैं लैपटॉप लेकर गया हूँ और ऑन एवरेज मुझे हर रोज़, ज़्यादा नहीं लेकिन आधा 1 घंटे के लिए लैपटॉप खोलना पड़ा। आप समझ रहे हैं? तो आपकी छुट्टी हो करके भी छुट्टी, संडे को भी आपको कभी कभी चीज़ें याद आ जाती हैं, करना पड़ता है। जॉब में ऐसा, तो पहला तो ये है। दूसरी चीज़, जैसे इसने भी कहा ना कि सारा पैसा खुद लेगा, दूसरा नुकसान ये कि ना चाहते हुए भी आपको अपने आप को सबसे एंड में रखना पड़ता है, सबसे, क्योंकि अगर आपको लोगों को सैलरी देनी है, आप सैलरी डिले नहीं कर सकते। अब आपने कहा सैलरी देने के बाद कुछ बचा ही नहीं, या कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरी देने के लिए भी जो आपने पिछले महीने प्रॉफिट कमाया होता था और अपने पास रखा था वो देना पड़ता है। देखो बिजनेस में लॉस एक हम पढ़ेंगे आगे, असल चीज़ है कैश फ्लो। असल चीज़ क्या है? कैश फ्लो जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन को मारता है। आप में से किस किस के अब्बा कोई कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछा था तो पापा ने जवाब दिया कैश तो ज़्यादा जरूरी है। कैश, अब्बा ने बताया था कैश ज़्यादा जरूरी है। मतलब बिजनेस में जो जिनके अब्बा कारोबार कर रहे हो ना, उनसे पूछेगा, बोलेगा यार प्रॉफिट की टेंशन नहीं होती है, टेंशन होती है कैश। मैं एग्जांपल देता हूँ। हमने एक क्लाइंट पे अपना एक बच्चा दिया। अब वो क्लाइंट में पता है, हमने बच्चा दिया जून में। कब दिया है? जून। और हमने उसी महीने से उस बच्चे को सारे पैसे वैसे हम सारे उसके सब चीज़ें दे रहे ना, अलाउंस वलाउंस है, वो पैसे भी उसके माशाल्लाह अच्छे हैं, वो तकरीबन उसके आर्टिकल्स ख़त्म है। और हमें पता है क्लाइंट पैसे कब देगा? दिसंबर में कैश फ्लो आउट होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो देखना, एक तो तुमने आईटीबी में पढ़ा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल मसाइल है। फ़ायदे क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, ज़िंदगी में तुम्हें सर अपने हिसाब से दिन शुरू कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा क्या है? तुम नेचुरली, तुम देखोगे यार लोग तुम्हारे पास मशवरे के लिए ज़्यादा आएंगे, क्योंकि तुम्हारा होराइजन क्या होगा? वाइड हो चुका होगा लॉन्ग टर्म। नुकसानात क्या है? संडे को क्या आपने कहा छुट्टी अफेक्टिवली, छुट्टी पे आप छुट्टी पे होगे लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड होगा। दूसरा नुकसान क्या है कि सर आपको अपने आप को एंड में रखना पड़ेगा। तो एक आदमी का नेचुरली, जो एक आदमी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो ना, या तो वही बिजनेस कर सकता है, सही है, या बिल्कुल सेल्फिश ना हो वो। क्योंकि जो सेल्फिश होगा ना, तो उसको पता होगा यार एंड में तो चले सब मेरे पास आएगा।
हम मिलेंगे इंशाल्लाह हफ्ते को, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह 3 क्लासेस होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम 15 मिनट में दूसरी क्लास शुरू कर लें।